हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो बिहार 7th फेज़ की जो टीचर भर्ती है उसका पेपर अब नज़दीक ही आ गया है। इस अगस्त के लास्ट में इसका पेपर हो सकता है। तो उसके अंतर्गत अदर स्टेट अर्थात हमारे यूपी आदि के जो बच्चे हैं उनकी दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ फंस रही है? उनकी दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल में भी क्या दो चीज़ आता है? एक बिहार करंट अफेयर्स आता है, दूसरा स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक जीके में क्या क्या होता है? स्टैटिक जीके में बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार की कला और संस्कृति, यही ज़्यादा इसका बिहार स्पेशल में इसका पोर्शन ज़्यादा होता है। तो इसकी समस्या अदर स्टेट वाले बच्चों को ज़्यादा होती है। उस स्टेट के तो बिहार स्टेट के बच्चों को तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अदर स्टेट को ज़्यादा होती है। तो उसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया था। तो आज हम उसकी पार्ट 2 क्लास लेंगे तथा इसकी क्लास हम 4 या 5 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है इसमें टॉपिक हमारा आज का कि आधुनिक बिहार के इतिहास। इसमें प्रमुख विद्रोह चलिए देखते हैं। इसमें प्रमुख विद्रोह में नोनिया विद्रोह पहला है, जो 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। यह नोनिया समुदाय द्वारा हुआ। कारण क्या था? कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, सोरा का व्यापार। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? यह 1770 से 1800 तक चला नोनिया समुदाय द्वारा, या तो याद ही कर सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। कारण क्या है? सोरक व्यापार। अगला है तामड़ विद्रोह। तामड़ विद्रोह देखते हैं 1789 से 1832 तक चला। तामड़ विद्रोह जो है वह 1789 से 1832 तक चला। उराव जनजाति द्वारा किया गया तथा इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। चलिए फिर पहाड़िया विद्रोह अब देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह क्या है? 1772 से 1780 तक चला। पहाड़िया विद्रोह जो है 1772 से 1780 तक चला। स्थान इसका संथाल परगना है। नेतृत्वकर्ता इसके करिया पुलहर और चेंगरू सांवरिया आदि हैं। परिणाम क्या हुआ? पहाड़िया सरदार प्लस अंग्रेज का समझौता हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहाड़िया विद्रोह में इंपॉर्टेंट क्या तथ्य है कि इसी के द्वारा इसका परिणाम क्या हुआ पहाड़िया विद्रोह का, कि पहाड़िया सरदार व अंग्रेज का समझौता हुआ। अंग्रेज प्रशासक इसमें कौन था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त क्लीवलैंड। तो पहाड़ी विद्रोह में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसका सन याद है। पहली बात तो 1772 से 1780, दूसरा अगस्टक क्लीवलैंड, तीसरा पहाड़ी सरदार व अंग्रेज का समझौता हुआ था। अगला टॉपिक देखते हैं इसी में। अगला है ताना भगत आंदोलन, जो कि चला 1914 से स्वतंत्रता तक अर्थात 1947 तक। प्रारंभिक नाम इसका क्या था? कुरूख धर्म था। इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे, जिसका नाम जर्मन कैसर बाबा था। प्रकृति क्या थी? धार्मिक और आर्थिक सुधार। इसकी प्रकृति क्या थी? धार्मिक और आर्थिक सुधार। या गांधीवादी आंदोलन में मेलन हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। अगला जो है विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला विद्रोह जो दोनों है, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह 1821 से 32 तक चला। क्षेत्र इसका छोटा नागपुर था। कारण क्या था? चावल की शराब या हड़िया जो कहते हैं उस पर उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा था। शिगराई मानकी के अधिकार छीना जाना और दीकुओं द्वारा शोषण। दीकुओं क्या होता है? बाहरी लोग होते हैं जो, उन्हें दीकुओं कहते थे ये लोग। परिणाम क्या हुआ? विनियमन रेगुलेशन का आरोपण। ब्रिटिश प्रशासन कैप्टन थॉमस विलिकसन किशन साहब। तो क्या हुआ? विनियमन रेगुलेशन का आरोपण लगाया गया। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? अगला है संथाल विद्रोह, जो 1855 से 56 तक चला। तो संथाल विद्रोह जो है वह 1855 से 56 तक चला। क्षेत्र क्या था? दामिने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र इसका क्या था? क्षेत्र इसका दामिने को था। कारण क्या था? दीको द्वारा शोषण। इसका भी कारण दीको द्वारा शोषण था। नेतृत्वकर्ता इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह इन सभी विद्रोहों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधो, कान्हू, चांद तथा भैरव। तो इसमें कान्हू और चांद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह पहली बात तो सन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1855 से 56 तक। क्षेत्र दामिने को। नेतृत्वकर्ता सीधो, कान्हू और चांद तथा भैरव, जिसमें कान्हू और चांद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख अंग्रेज प्रशासक उस समय कौन था? कैप्टन अलेक्जेंडर था। इसको ध्यान रखिएगा। परिणाम क्या हुआ? दामिने को का नाम परिवर्तन करके नया नाम संथाल परगना रखा गया, जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1807 द्वारा रखा गया। इसको ध्यान रखिएगा। अगला अब देखते हैं। अगला है बिहार 1857 की क्रांति में। अगला क्या है? बिहार 1857 की क्रांति में। इसमें क्या है? रोहिणी विद्रोह। स्थान का क्या था रोहिणी विद्रोह का? स्थान था देवघर जिला, जो वर्तमान झारखंड में है। उस समय चूँकि झारखंड जो है बिहार से ही सटा हुआ था, बिहार से ही जुड़ा था, इसलिए उस समय उसको बिहारी माना जाता है। तो रोहिणी विद्रोह जो था वह देवघर जिला, जो वर्तमान झारखंड में है, का रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। समय क्या थी? 12 जून 1857। तो समय जो है रोहिणी विद्रोह का 12 जून 1857, और सेना की 72वीं रेजिमेंट्स द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन थे? वहाँ के विलियम, जो पटना के कमिश्नर थे, और मेजर जनरल लोवायट, जो दानापुर सैन्य मुख्यालय प्रमुख थे। इसको ध्यान रखिएगा। पटनम विद्रोह, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पटनम विद्रोह। समय 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था।
अंग्रेजी अधिकारी इस समय कौन थे? टेलर था, जो पटना का कमिश्नर था। इसको ध्यान रखिएगा। पटना में जब विद्रोह हुआ था 1857 का, वह 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ तथा उस समय अंग्रेजी अधिकारी कौन था? वह टेलर था। उस समय पटना का कमिश्नर था। नेतृत्वकर्ता कौन है? पटना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता पीर अली थे, ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह, अब देखते हैं कुंवर सिंह कौन थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। इनकी प्रमुख विजयें कौन सी थी? शाहाबाद, आरा और आजमगढ़ की विजय इन्होंने प्राप्त की थी। मृत्यु इनकी कब हुई? 26 अप्रैल 1858 जगदीशपुर में। तथा कभी न हारने वाले विद्रोही नेता थे। ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर के जमींदार थे और कभी न हारने वाले विद्रोही नेता थे। मुंडा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नेतृत्वकर्ता चूँकि बहुत नाम प्रसिद्ध है इनका, बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 ईस्वी तक इनका विद्रोह हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। अन्य नाम इनका क्या था? उलगुलन, महान हलचल। इसको ध्यान रखिएगा, महान हलचल। प्रश्न यही बनता है कि महान हलचल किस महान व्यक्ति का नाम है? तो वह मुंडा विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा का नाम है। महान हलचल से नाम से उनको पुकारा जा रहा था। कारण क्या था? सामूहिक खेती, जिसे खूंट कटी की परंपरा कहते थे, उससे दीकों द्वारा अतिक्रमण उस पर किया जा रहा था। तथा सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेज से पराजय हुई। इसका परिणाम क्या हुआ? सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेज से पराजय हुई। अगला है बिहार में किसान आंदोलन। अगला बिंदु क्या है? बिहार में किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना। चंपारण कहाँ है? बिहार में ही है। तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, जो नील की खेती से संबंधित था। इसको ध्यान रखिएगा। तथा इसमें कौन से किसान ने पत्र लिखा था गांधी जी को? प्रश्न ये भी बनता है। तो वह राजकुमार शुक्ला थे। इसको ध्यान रखिएगा। नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, मैंने आपको बताया। कारण क्या था? 3 कटिया प्रथा, जो 3/20 भाग पे नील की खेती करनी पड़ती थी, उसी से संबंधित था। उस प्रथा का विरोध कर रहे थे। तो बिहार में किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी थे तथा 3 कटिया प्रथा का विरोध हो रहा था। किसान सभा क्या है? किसान सभा 1922 से 23 ईस्वी तक में हुई, गठन हुआ। मुंगेर में इसका गठन हुआ 1922-23 में। अध्यक्ष इसके कौन थे? शाह मोहम्मद थे। उपाध्यक्ष श्री कृष्ण थे। उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी चौधरी थे। सचिव इसके नंद कुमार सिंह थे। इसको ध्यान रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा देखते हैं 1929 में, जिसका गठन हुआ। स्थान सोनपुर मेला था। अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। सचिव श्री कृष्ण सिन्हा थे। श्री कृष्ण सिन्हा जानते हैं, बहुत बड़े नाम थे उस समय। इसको ध्यान रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन देखते हैं। बिहार जो प्रांतीय किसान सभा गठन हुआ था अभी ऊपर, प्रथम सम्मेलन उसका कहाँ हुआ था? प्रथम सम्मेलन उसका हुआ सोनपुर में। अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती थे तथा वर्ष कौन सा था? 1929 था। तो प्रथम स्थान जो था वह सोनपुर था प्रथम सम्मेलन का। अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती थे तथा वर्ष जो था वह 1929 था। द्वितीय सम्मेलन देखते हैं। वर्ष 1934 था। स्थान गया था तथा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन बहुत महान नाम था उस समय। तो द्वितीय सम्मेलन बिहार किसान प्रांतीय सभा का 1934 में गया में हुआ तथा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तृतीय सम्मेलन वर्ष 1935 में, स्थान हाजीपुर था तथा स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी देखते हैं। बाबा जी ठाकुर दास। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। बाबा जी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी 1906-07 ईस्वी में। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इन्होंने दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब देखते हैं सचिननाथ सान्याल जो थे, बहुत बड़ा नाम है ये, ध्यान रखिएगा। सचिननाथ सान्याल भारतीय क्रांति के बहुत बड़े नाम थे। इन्होंने बनारस षड्यंत्र केस के तहत इन्हें काला पानी या बंदी जीवन का सज़ा हुई थी। तो बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनको काला पानी की सज़ा हुई थी तथा बंदी जीवन पुस्तक का लेखन इन्होंने किया था। तो प्रश्न नहीं बनता है सचिननाथ सान्याल की बुक का नाम क्या है? तो वह है बंदी जीवन, ध्यान रखिएगा। तथा बनारस षड्यंत्र केस के तहत इन्हें काला पानी की जेल हुई थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। तो पटना में इन्होंने अनुशीलन समिति जो बनी थी उसकी एक शाखा का स्थापना 1913 में की थी। अगला बड़ा नाम है बंकिम चंद्र मित्र। अगला बड़ा नाम क्या है? बंकिम चंद्र मित्र। इन्होंने लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण 1915 में प्रकाशित किया था। लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण। अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना में इन्होंने सहयोग की थी तथा अन्य सहयोगी लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण के टीकी घोष, अखिल चंद दास गुप्ता बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना जिन्होंने की थी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न नहीं बनता बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने सहायता की थी? तो अखिल चंद दास गुप्ता ने, ध्यान रखिएगा। बैकुंठ शुक्ला के बारे में अब जान लेते हैं। हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि की थी। फणींद्रनाथ घोष जो लाहौर षड्यंत्र के गवाह थे उनकी हत्या की थी। तो इसमें हुआ क्या था कि जो लाहौर षड्यंत्र किया गया था उसमें करने वाले में से किसी एक ने, जो इनका नाम है फणींद्रनाथ घोष, इन्होंने सरकारी गवाह बनने की कोशिश की थी। तो उसकी हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। इसको ध्यान रखिएगा। तथा इसी कारणवश से इनकी हत्या करी थी। तो मोतिहारी में फांसी हुई थी। अगला बिंदु है मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड
इसके अभियुक्त कौन थे? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी क्या था, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसने आत्महत्या कर ली थी? तो वह प्रफुल्ल चाकी थे, क्योंकि उनका मानना था कि मैं अंग्रेजों की गोली से मरने से अच्छा है कि मैं अपनी स्वयं से ही हत्या कर लूँ। ध्यान रखिएगा। और इसका लक्ष्य क्या था? अंग्रेजी जज किंगफोर्ड की हत्या करना। लेकिन अंग्रेजी वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री की हत्या हो गई, क्योंकि उस गाड़ी पे किंगफोर्ड नहीं बैठे थे, एक वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री बैठी थी। इसको ध्यान रखिएगा। परिणाम क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए, खुदीराम बोस को फांसी हो गई। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु थे। ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु था मुजफ्फरपुर बम कांड। ध्यान रखिएगा, इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके डेट भी इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस बहुत बड़े नेता, प्रफुल्ल चाकी। लक्ष्य क्या था? अंग्रेज जज किंगफोर्ड की हत्या करना। मृत्यु क्या है, किसकी हुई? अंग्रेजी वकील कैनेडी व उसकी पत्नी व उसकी पुत्री की। परिणाम क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने फांसी लगा ली। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु थे। अब है अगला इंपॉर्टेंट बिंदु, बिहार में होम रूल लीग। अगला बिंदु है बांकीपुर पटना में स्थापना हुई 16 दिसंबर 1916 में। तो बांकीपुर जो वर्तमान पटना में है, 16 दिसंबर 1916 में स्थापना हुई। अध्यक्ष इसके बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं आपको बोलूँगा। प्रश्न बनता है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक थे, बहुत बड़े नाम थे इस समय। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह मजहरुल हक थे। मुजफ्फरपुर शाखा के बारे में देख लेते हैं। ये इसके संस्थापक जनकधारी प्रसाद थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक थे। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी का यह भारत में प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम प्रयास था सत्याग्रह का, और सफल भी हुए थे। 3 कटिया प्रणाली के विरुद्ध था, 3 बटे 20 जो किसान खेती करनी पड़ती थी नील के, उसके विरुद्ध था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी को आमंत्रण दिया गया था लखनऊ अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन में गए थे राजकुमार शुक्ल। वहाँ गांधी जी बोले थे कि आप थोड़ा इस समस्या की ओर भी ध्यान दीजिए, जो हम समस्त जनसंख्या को देखना पड़ रहा है। इसके प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे जो इसमें हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार की ही धरती से संबंधित हैं, पेशे से वकील थे। अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, मैंने आपको अभी बताया, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा शंभू शरण। ध्यान रखिएगा, प्रमुख आंदोलनकारियों में राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक का नाम आएगा, ब्रजकिशोर प्रसाद और शंभू शरण का आएगा। चंपारण एग्रेग्रियन समिति बनाई गई, जिसके गठनकर्ता कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेट, जो उस समय बिहार के उपराज्यपाल थे। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्या हुआ? चंपारण एग्रेग्रियन समिति बनाई गई, जिसके गठनकर्ता एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, जो बिहार के उपराज्यपाल थे उस समय। अध्यक्ष कौन बने? FG स्लाई, अध्यक्ष FG स्लाई बने। सदस्य गांधी जी, LC अदानी, कृत्यानंद सिंह, DJ रोड व जी रैनी थे। तो इसमें गांधी जी पूछे जाएंगे कि चंपारण एग्रेग्रियन समिति के सदस्य कौन थे? तो वह गांधी जी थे। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी। तो गांधी जी का पटना आगमन कब हुआ था? यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये जो अब टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी का पटना आगमन कब हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को। ध्यान रखिएगा, 9 अप्रैल को निकले थे, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का पटना का आगमन हुआ था। मजहरुल हक व बागान मलिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट हुई। तो यहाँ इन्होंने अपने दोस्त और सहपाठी, मजहरुल हक जो थे वह गांधी जी के दोस्त व सहपाठी थे। इन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई इनके साथ की थी। तो 10 अप्रैल 1917 को अपने दोस्त मजहरुल हक व क्लासमेट से मिले। क्लासमेट इनके ही थे मजहरुल हक, व बागान मलिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी भेंट की। फिर इनका आगमन कहाँ हुआ? मोतिहारी आगमन हुआ 15 अप्रैल 1917 को। बेतिया आगमन इन्होंने कब किया? 22 अप्रैल 1917 को। हजारीमल धर्मशाला में विश्राम किया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी बनता है कि धर्मशाला में विश्राम किया बेतिया में, तो हजारीमल धर्मशाला में विश्राम किया। चंपारण एग्रीग्रियन एक्ट 1918 में पारित हुआ। ध्यान रखिएगा, जिसके सदस्य बने वह 1918 में पारित हुआ था एक्ट। तथा यहाँ इन्होंने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया 24 मई 1918 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि बिहार में मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किसने और कब किया था? तो गांधी जी ने किया था 24 मई 1918 को। बहु डेट आपको याद करनी है, ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट मोस्ट क्या था कि मजहरुल हक से 10 अप्रैल 1917 को मिले पटना में, मोतिहारी आगमन 15 अप्रैल को हुआ, तथा चंपारण एग्रीग्रियन एक्ट 1918 पारित हुआ, तथा 24 मई 1918 को मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास हुआ। अब देखते हैं बिहार में असहयोग आंदोलन। बिहार में असहयोग आंदोलन किस प्रकार प्रगति किया? समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल हुई। तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल हुई। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, ये जो अभी तक जो पढ़ाया
उसके बाद ये अभी जो 10 मिनट पिछले क्लास चल रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उसको बहुत ज़्यादा ही आपको देखना है। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई 6 फरवरी 1921 को, ध्यान रखिएगा इसको। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन पर हड़ताल हुई। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे, जो इंग्लैंड के प्रिंस आ रहे थे, उनके पटना आगमन पर 22 दिसंबर 1921 पर हड़ताल करके असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था, ध्यान रखिएगा। प्रमुख नेता कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर से, गुलाम इमाम पटना से, गोरख प्रसाद मोतिहारी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद। आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में इसमें प्रश्न बनेगा। बिहार स्वराज दल का गठन हुआ 1923 का गठन हुआ, अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ, जब स्वराज पार्टी जिस दिन बनी थी, जिस सन में बनी थी, और अध्यक्ष इसके नारायण प्रसाद थे। इमारत ए शरिया फुलवारी का गठन हुआ। तो इमारत ए शरिया फुलवारी गठन हुआ, संस्थापक कौन थे? मौलाना सज्जाद। कांग्रेस का गया अधिवेशन, प्रश्न ये बनता है कि बिहार में कितनी बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? 3 बार हुआ है। तो इसमें कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ? तो 1922 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास, जिसे देशबंधु कहा जाता है। और दीनबंधु किसको कहा जाता है? CF एंड्रूज का कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था, अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल का गठन मैंने आपको बताया ही है, बिहार स्वराज दल का गठन 1923 को हुआ था। शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा, शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किस प्रकार हुआ, देखते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। तो सन पूछेगा तो 1928। इसमें क्या हुआ था? लीडर मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 को हुए थे। हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता कौन थे? अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा एवं इस्माइल खान। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा का गठन किया गया और सभा आयोजित की गई। आयोग में सदस्यों का पटना आगमन, आयोग जो साइमन कमीशन था उसके सदस्यों का पटना आगमन कब हुआ था? 12 दिसंबर 1928 को। तो सॉरी सर्वदलीय सभा का पटना आगमन जो हुआ था वो 12 दिसंबर 1928 को, ध्यान रखिएगा। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा का निर्माण हुआ और आयोग के सदस्यों का पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 को हुआ। आयोग का स्वागत जो किया महाराज डुमराव द्वारा किया गया। डुमराव के जो राजा थे, आयोग का स्वागत उनके द्वारा किया गया। अब देखते हैं बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखते हैं कि इसमें प्रथम बिंदु क्या है कि दांडी यात्री में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? तो गिरिवरधारी चौधरी, जिन्हें कारो बाबू कहा जाता है। तो दांडी यात्री में बिहार के प्रतिभागी कौन है? गिरिवरधारी चौधरी या कारो बाबू। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में हुई। सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया। बिहार में सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया। सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। बिहार में सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। प्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से संबंधित थे। JB कृपलानी भी मोतिहारी से, विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण से, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, कांग्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो बात थे कौन थे बताइए आप? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे जो थे, प्रश्न यही बनता है, वह प्रथम सत्याग्रही थे। द्वितीय कौन थे? द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू जो थे, वह द्वितीय सत्याग्रही थे, ध्यान रखिएगा। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रही कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था बिहार में, जो 53वां अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन बिहार में जो प्रारंभ हुआ था 53वां अधिवेशन था, तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, तो ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। यह प्रश्न बनता है, जैसे कि देश में बनता है देश के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, वैसे बिहार के श्री कृष्ण सिंह थे। जैसे देश के जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे, वैसे बिहार के द्वितीय अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो श्री कृष्ण सिंह की गिरफ्तारी कहाँ हुई? गया में। और अनुग्रह नारायण सिंह जो द्वितीय सत्याग्रही थे बिहार के, उनकी गिरफ्तारी पटना में हुई। अब अगला बिंदु है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कब हुई? 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वो हुई थी, मतलब घोषणा हुई थी, और 9 अगस्त को ही सबकी गिरफ्तारी बड़े नेताओं को हो रही थी। तो राजेंद्र प्रसाद भी उस समय बड़े नेता थे, इसलिए 9 अगस्त 1942 की उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी करता कौन थे? WG आर्चर,
जो पटना के जिलाधिकारी थे, जेल बांकीपुर में इनको रखा गया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है भारत छोड़ो आंदोलन में जो बड़े बड़े नेताओं को कहाँ रखा गया था, जैसे कि गांधी के परिवार को आगा खां पैलेस में रखा गया था। वैसे ही प्रश्न बनता है कि राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी किस जेल में हुई थी? बांकीपुर जेल में हुई थी। महाधिवक्ता बलदेव सहाय द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोकनायक कहते हैं, उनके द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया गया, जो राजविलास जंगल नेपाल में है। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया गया अंजुमन इस्लामिया हाल में। महिला चरखा क्लब की स्थापना हुई कंदम कुआं पटना में। महिला चरखा क्लब की स्थापना कहाँ हुई? कंदम कुआं पटना में, तथा उसके द्वारा जुलूस निकाली गई। अध्यक्ष और महिला चरखा क्लब की अध्यक्षता कौन थी? श्रीमती भगवती देवी, जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ध्यान रखिएगा, महिला चरखा क्लब जो कि कदम कुआं पटना में है, उसके द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो के अंतर्गत जुलूस निकाला गया तथा इसकी अध्यक्षता थी श्रीमती भगवती देवी, जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना हुई। चलिए अब देखते हैं पटना सचिवालय गोलीकांड। समय कब हुआ? 11 अगस्त 1942 को। पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ वह 11 अगस्त 1942 को हुआ। अभियुक्त कौन थे? WG आर्चर, जो जिला अधिकारी पटना थे। तो अभियुक्त तो WG आर्चर जिला अधिकारी पटना थे। इसमें 7 छात्रों की मृत्यु हुई। ध्यान रखिएगा, तो गोली किसने चलवाई थी? WG आर्चर जिला अधिकारी पटना के। 11 अगस्त 1942 को 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें शहीद की जो 7 हैं उनकी लिस्ट दिया गया है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा जो नरेंद्रपुर सारण के थे, राजेंद्र सिंह बनवारी चक्र सारण के थे, जगपति कुमार खरारी औरंगाबाद के थे, सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर, राम गोविंद सिंह दशरथ पटना, देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर, रामनंद सिंह शहादत नगर पटना। तो इसमें ज़्यादा उतना आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है बिंदु कि श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ 2 जनवरी 1946 को। ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन 2 जनवरी 1946 को हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। तो श्री कृष्ण सिन्हा कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक सचिव। राजकुमार शुक्ला के गांव का नाम क्या था? प्रश्न ये भी बनता है कि राजकुमार शुक्ला के गांव का क्या नाम था? तो मुरली भरवाहा इनके गांव का नाम था। अब आ गया है अगला टॉपिक आपका, बिहार की लोक संस्कृति। आपका अगला टॉपिक क्या है? बिहार की लोक संस्कृति। प्रमुख त्यौहार देखते हैं इसमें बिहार के। जैसा कि सभी जानते हैं कि सबसे प्रमुख त्यौहार बिहार का क्या है? छठ पूजा है। तो देखते हैं, यह बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इसमें सूर्यदेव और इसकी पत्नी उनकी देवी उषा को समर्पित है। तो छठ पूजा जो है वह सूर्यदेव और देवी उषा को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, छठ पूजा जो है वह सूर्यदेव एवं देवी उषा को समर्पित है। वर्ष में 2 बार यह मनाया जाता है, वर्ष में 2 बार, चैत्र माह मार्च और अप्रैल में, कार्तिक माह अक्टूबर और नवंबर। तो ये कार्तिक माह वाला जो है इसकी कुछ विशेष मान्यता है, इसको ज़्यादा तरीके से अच्छे से मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, छठ पूजा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार या तो सबको ही पता है, इसमें सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित किया जाता है। वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र माह जो मार्च अप्रैल होता है और कार्तिक माह जो अक्टूबर नवंबर होता है। यह त्रिदिवसीय त्यौहार होता है। ध्यान रखिएगा, यह त्रिदिवसीय त्यौहार होता है। अगला त्यौहार है श्यामा चकेवा। श्यामा चकेवा त्यौहार देखते हैं, यह भाई बहन को समर्पित है। तो श्यामा चकेवा त्यौहार जो है वह भाई बहन को समर्पित है। इसका क्षेत्र मिथिलांचल है। तो क्षेत्र कौन सा है? मिथिलांचल है। समय कब? नवंबर माह में यह मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, श्यामा चकेवा भाई बहन को समर्पित है, समय नवंबर माह। नाग पंचमी, इसमें नाग पूजा को समर्पित किया जाता है। समय कब है? श्रावण मास की पंचमी। और प्रमुख क्षेत्र राजगीर है। ध्यान रखिएगा, प्रमुख क्षेत्र राजगीर है। राजगीर में ही क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। अगला त्यौहार जो इंपॉर्टेंट है, बिहुला त्यौहार। अगला त्यौहार इंपॉर्टेंट बिहुला त्यौहार है। परिवार के कल्याण हेतु इसको किया जाता है, परिवार के कल्याण के लिए। मनसा देवी को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, मनसा देवी को समर्पित है। इसका क्षेत्र क्या है? भागलपुर एवं पूर्वी बिहार। तो भागलपुर और पूर्वी बिहार अर्थात पूर्वी बिहार में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ मैं कि सबसे पूर्वी जिला बिहार का कौन सा है? बताइए। तो वह है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? वह किशनगंज है। ध्यान रखिएगा, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? सबसे दक्षिणी गया हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला त्यौहार जो इंपॉर्टेंट है वो मधुश्रावणी त्यौहार है। अगला त्यौहार इंपॉर्टेंट मधुश्रावणी है। सुहाग की रक्षा के हेतु किया जाता है। समय श्रावण मास, क्षेत्र मिथिलांचल है। इसका भी क्षेत्र मिथिलांचल है। अगला त्यौहार देखते हैं जितिया। यह बहुत पूछा जाता है, जिसे जीवित पुत्रिका कहते हैं। संतानों की दीर्घायु हेतु ये किया जाता है। इसमें माताओं द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है तथा गंधर्व जीमुत वाहन की पूजा की जाती है। त्रिदिवसीय त्यौहार होता है। समय अश्विन मास सितंबर। ध्यान रखिएगा,
जितिया जो है उसमें संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। माताओं द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है। गंधर्व जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। यह त्रिदिवसीय त्यौहार होता है। समय सितंबर माह। पटना की कलम शैली देखते हैं। पटना की कलम शैली क्या है? इसका मुख्य विषय क्या है? दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व व पशु पक्षी चित्रण करना। तो प्रश्न ये बनता है पटना की कलम शैली जो है वह किससे संबंधित है? तो वह चित्रण से संबंधित है। जो दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व व पशु पक्षी चित्रण से संबंधित है। इसका विकास काल 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य में इसका विकास हुआ था। अन्य नाम क्या है पटना की कलम शैली का? कंपनी शैली और पुरुष की चित्र शैली। पटना की कलम शैली का अन्य नाम क्या है? कंपनी शैली और पुरुषों की चित्र शैली। मुख्यतः इसमें किसका चित्रांकन किया जाता है बताइए? इसमें लघु चित्रों का चित्रांकन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसकी ब्रश क्या होती है? ध्यान रखिएगा इसकी ब्रश किसका यूज किया जाता है? पटना की कलम शैली में ब्रश में किसका यूज किया जाता है? गिलहरी की पूंछ का, ऊंट या सुअर या हिरण के बाल तथा कबूतर या चील के पंख का। ध्यान रखिएगा। शैलीगत विशेषताएं क्या होती हैं इनकी? कागज पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी की जाती है। सीधे ब्रश से चित्रकारी कागज पर की जाती है। कागज के साथ हाथी दांत व अभ्रक पर ही चित्रण किया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा इसकी एक विशेषता और है, प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग होता है। जैसे कि नीला रंग जो है वह नील से पाया जाता है। पीला रंग प्यूरी मिट्टी से निकाला जाता है। काला रंग जो है वह जौ की राख से निकाला जाता है। और हरा रंग सेम की पत्ती से किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है मधुबनी चित्रकला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मधुबनी चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इसको देखते हैं। प्रमुख क्षेत्र मधुबनी चित्रकला का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दरभंगा, सहरसा, मधुबनी तथा नेपाल। मधुबनी चित्रकला, इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो मैंने आपको पढ़ा है कलम चित्रकारी और मधुबनी चित्रकला दोनों, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी तथा नेपाल आदि इसका प्रमुख क्षेत्र है। रंग इसमें लाल, पीला, हरा जैसे चटक रंग का यूज हुआ जाता है। भित्ति चित्र में इसके गोसाई या गोसानी की घर की सजावट की जाती है तथा कोहबर घर की सजावट की जाती है तथा अरिपन चित्र बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा। प्रकार क्या है इसके? मैंने आपको बताया भित्ति चित्र और अरिपन मतलब भूमि चित्र। ध्यान रखिएगा इसके। और इसके बारे में भी देखते हैं कि वर्ष 1934 में मधुबनी के तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर द्वारा प्रथमतः निरीक्षण किया गया। तो वर्ष 1934 में मधुबनी के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे विलियम जी आर्चर, उनके द्वारा प्रथमतः निरीक्षण किया गया। यह मिथिलांचल की प्रमुख लोक कला है। ध्यान रखिएगा। इसमें प्रमुख चित्रकार के भी नाम पूछे जाते हैं। पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी और भारती दयाल। ध्यान रखिएगा ये पद्मश्री क्या है? इनको सबको पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो पद्मश्री प्राप्त करता सीता देवी, भगवती देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी तथा एक और है भारती दयाल। जो ये 4, 5 या 6 इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। और मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। अब इसमें क्या करते हैं हम? मधुबनी चित्रकला के जो प्रकार हैं, 2 प्रकार थे। भित्ति चित्र थे और एक अरिपन चित्र थे। भित्ति चित्र के भी 2 प्रकार थे, गोसाई या गोसानी घर की सजावट या कोहबर घर की सजावट। तो इसको चलिए देखते हैं। इसमें पहला पार्ट क्या था? भित्ति चित्र के अंतर्गत गोसाई या गोसानी घर की सजावट। इसमें क्या था? ब्राह्मण एवं कायस्थ महिलाओं में अधिक यह प्रचलन था तथा इसका धार्मिक महत्व के चित्र इसमें बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा कि गोसाई या गोसानी घर की सजावट में ब्राह्मण और कायस्थ महिलाओं की अधिक प्रचलन था। प्रमुख चित्र किसमें किसके बनाए जाते थे? दुर्गा माता के, विष्णु व लक्ष्मी के, राधा कृष्ण के, सीताराम के आदि। जहाँ ध्यान रखिएगा इसके। और देखते हैं अगला क्या था? अगला जो था इसका कोहबर घर के चित्र क्या था? कोहबर घर के चित्र को देखते हैं चलिए। अब कोहबर घर के चित्र के बारे में देखते हैं कि यह मिथिला क्षेत्र की तांत्रिक ज्यामिति चित्रकला है। या मिथिला क्षेत्र की तांत्रिक ज्यामिति चित्रकला है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। जैसे कि बैगनी रंग का प्रयोग घोंघा से, पीला रंग गौमूत्र से तथा महावर रंग जो है वह लाख का कीड़ा से किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अंगुलियों और बाँस की कुचियों से चित्रण किया जाता है। तो अंगुली से और बाँस की जो कुचियाँ होती हैं पतली पतली, उनसे चित्रण किया जाता है। कामुक प्रवृत्ति के चित्र बनाए जाते हैं इसमें। प्रतीकात्मक महत्व के चित्र जैसे मछली मछली जो है वो प्रतीकात्मक महत्व को चित्र देती है। जैसे मछली कामोत्तेजना की प्रदर्शित करती है। सिंह जो है वह शक्ति को प्रदर्शित करता है। केला जो है मांसलता को प्रदर्शित करता है तथा बांस जो है वह वंश वृद्धि को प्रदर्शित करता है। प्रारंभ में केवल भित्ति चित्र पर, वर्तमान में कपड़े, कागज व कैनवास पर अधिक चित्रण किया जाता था। तो कोहबर घर के चित्र जो थे उसमें प्रारंभ में केवल भित्ति चित्र पर और किया जाता था। वर्तमान में कपड़े, कपड़े, कागज व कैनवास पर भी अधिक चित्रण किया जाता है। अरिपन चित्र क्या है? ध्यान रखिए। आंगन एवं चौखट के सामने चित्रण किया जाता था। अरिपन चित्र जो है आंगन एवं चौखट के सामने चित्रण किया जाता था। त्योहारों के आधार पर चित्रण किया जाता था।
इसमें रंगोली से समरूपता बनाई जाती थी। रंगोली से समरूपता एक पैटर्न बनाया जाता था। सामग्री इसका क्या था, कुटा हुआ चावल मतलब पीसा हुआ चावल होता था, पानी होता था तथा प्राकृतिक रंग होता, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके हम मीनिंग भी देख लेते हैं, शब्द अर्थ क्या था। तो गोसाई घर या गोसानी घर जो था उसमें पूजा स्थल में किया जाता था। अरिपन जो था वह रंगोली जैसा चित्र होता था, पैटर्न मैंने आपको बताई। कोबर जो था वह घर नवविवाहितों का कमरा होता था, ध्यान रखिए, कोबर नवविवाहितों का कमरा होता था। तो यह 3 मैंने आपको प्रकार बताए किसके, मधुबनी चित्रकला के। अब अगला देखते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो मंजूषा चित्रकला है। क्या है मंजूषा चित्रकला, इसका अन्य नाम क्या है, सर्प चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग आदि। अंग कला भी, क्षेत्र क्या है, भागलपुर जिला, अंग प्रदेश, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र क्या है, भागलपुर जिला, अंग प्रदेश। विषय क्या है, बिहुला विषहरी की प्रेम कथा, विषय क्या है, बिहुला विषहरी की प्रेम कथा। प्रमुख चित्रकार कौन है, उलूपी झा, चक्रवर्ती देवी व निर्मला देवी। 3 रंगों का प्रयोग होता है, सामान्यतः गुलाबी, हरा, पीला। 3 रंगों का सामान्यतः प्रयोग होता है, गुलाबी, हरा, पीला। शैली क्या है, रेखा चित्र, ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो क्या है, जाढ़ोपतीय चित्रकला शैली, ध्यान रखिएगा, जाढ़ोपतीय चित्रकला शैली। विषय क्या है, संथाल समाज की लोक कथाएं जो प्रचलित हैं उनके आधार पर चित्रकला करना। सामग्री क्या है, कपड़े या कागज़ की छोटी छोटी पट्टियों को जोड़कर चित्र किया जाता है। कपड़े या कागज़ की छोटी छोटी पट्टियों को जोड़कर चित्र बनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। क्षेत्र क्या है, छोटा नागपुर पठार, भारत की प्राचीनतम चित्रकलाओं में से एक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्या है, अगला त्यौहार क्या है, बिहार के प्रमुख लोकगीत। अब अगला जो पैटर्न है, सॉरी, त्यौहार खत्म हो गए, चित्रकला भी खत्म हो गए। अब क्या है, बिहार के प्रमुख लोकगीत। इसमें चलिए देखते हैं, बिहार के प्रमुख लोकगीत में चलिए देखते हैं। पहला है ढोलक, पहला ढोलक है, इसकी प्रमुख शैलियाँ देखते हैं, चैती, सोहर, कजरी, लुंगारिया आदि। तो बिहार के प्रमुख लोकगीत क्या है, चैती, सोहर, कजरी, लुंगारिया आदि। प्रमुख राग क्या है, चैता, पूर्वी, नचारी, लगनी, फाग राग, ध्यान रखिएगा। नचारी राग क्या था, चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, नचारी राग विद्यापति द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्षेत्र इसका मिथिला था। विषय क्या था, भगवान शंकर की प्रार्थना, ध्यान रखिएगा। नचारी राग पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो भगवान शंकर की प्रार्थना से संबंधित है। विद्यापति द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्षेत्र इसका मिथिला है। प्रमुख राग बिहार के कुछ हैं, चैता, पूर्वी, नचारी, लगनी व फाग राग। प्रमुख शैलियाँ क्या हैं, चैती, सोहर, कजरी, लुंगारिया आदि। लगनी राग क्या है, चलिए अब देखते हैं लगनी राग क्या है। इसके रचयिता कौन है, विद्यापति ही हैं। क्षेत्र है दरभंगा जिला या मिथिला क्षेत्र। चैता राग क्या है, क्षेत्र है इसका पटना, भोजपुर, रोहतास और बक्सर। चैत्र मास में गाया जाता है, ध्यान रखिए, चैता जो है चैत्र मास में गाया जाता है। फाग राग क्या है, इसका रचना का श्रेय कौन लेता है, नवल किशोर सिंह बेतिया के जो थे। होली के अवसर पर गायन किया जाता है। क्षेत्र बिहार व उत्तर प्रदेश में भी यह गाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बिहार के प्रमुख लोकगीत इसमें देख लेते हैं। चैती है, शोहर है, कजरी है, लुंगारिया है। प्रमुख राग कौन से हैं, चैता, पूर्वी, नचारी, लगनी, फाग राग। नचारी इसको पहला पार्ट है, विद्यापति द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्षेत्र इसका मिथिला क्षेत्र है और विषय इसका क्या है, भगवान शंकर को समर्पित है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले जो देखते हैं लगनी राग क्या है, इसके भी रचयिता विद्यापति हैं रचयिता। क्षेत्र दरभंगा क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र है। चैता राग क्या है, चैता राग का क्षेत्र पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर है। चैत्र मास में इसको गाया जाता है। फाग राज के रचयिता कौन है, नवल किशोर सिंह बेतिया के। होली के अवसर पर गायन किया जाता है तथा यह बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में प्रचलित है। बिहार के लोकगीत चलिए देखते हैं। बिहार के लोकगीत में संस्कार गीत देखते हैं। संस्कार गीत इसका अवसर जो है बच्चों के जन्म पर, मुंडन पर, विवाह आदि पर गाया जाता है। प्रमुख गीत क्या है, समुझवनी, कोहबर व सोहर, ध्यान रखिएगा, समुझवनी, कोहबर व सोहर। गाथा गीत क्या है, गाथा गीत क्या है, वीर रस से परिपूर्ण होता है ये गाथा गीत, लोरिकायन होता है। विषय लोरिक के जीवन प्रसंग, ध्यान रखिएगा, गाथा गीत जो है वीर रस से परिपूर्ण होता है तथा विषय क्या है, लोरिक के जीवन प्रसंग। अगला है एक नयका बंजारा, एक विजमैल है, ध्यान रखिएगा। विजमैल क्या है, इसका विषय क्या है, राजा विजयमल की वीरता का वर्णन करता है। शलहेश क्या है, शलहेश की लोक कथाओं का वर्णन करता है। अन्य गीत जो हैं कुछ, दीना भद्री, बिहुला, आल्हा, नूनाचर, राजा हरिश्चंद्र, धनैया तथा भरथरी, ध्यान रखिएगा। पर्व गीत देख लेते हैं। मांगलिक पर्व पर इसका गायन किया जाता है, जैसे दीपावली, बहुरा, ज्योतिया, रामनवमी, छठ गीत। ऋतु गीत क्या होता है, विभिन्न ऋतुओं के अनुसार गायन किया जाता है, जैसे कि कजरी, बरसात आदमी जो गाया जाता है, चैता चैत मास में, 12 मासा जो लगातार गाया जाता है 12 महीना, चतुर्मासा तथा हिंडोला, ध्यान रखिएगा। पेशा गीत क्या होता है, काम के दौरान जो गाया जाता है, जैसे कि जाता पिशाई, जो जात पीसने वाले काम करते हैं वो गाते हैं। छवाई, जो छप्पर आदि छाने पर गाया जाता था। थपाई, कोल्हू, सोहनी और रोपनी गीत। रोपनी गीत क्या होता है, जो धान लगाते समय गाया जाता था। अन्य गीत क्या है, जातीय गीत, सांझ पराती, बिरहा, झूमर और निर्गुण गीत। बिहार के प्रमुख लोक गायक और गायिका, शारदा सिन्हा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बांकेलाल और मोतीलाल,
फिर डॉक्टर शंकर प्रसाद, कमला देवी और नंद किशोर सिंह, इसमें ध्यान रखिएगा शारदा सिन्हा और डॉक्टर शंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ब्रज किशोर दुबे जो हाईलाइट किया गया था, उमाकांत कमल और भरत सिंह भारती। बिहार की प्रमुख लोकनाट्य परंपरा, ध्यान रखिएगा बिहार की प्रमुख लोकनाट्य परंपरा विदेशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदेशिया। क्षेत्र इसका भोजपुर है। प्रेरणा स्रोत भिखारी ठाकुर दास है। प्रारंभ 20वीं शताब्दी में था। विषय क्या है? सामाजिक मुद्दे पर भावनात्मक संबंध से इसको प्रदर्शित करना, मतलब जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उसको भावनात्मक रूप से प्रदर्शित करना विदेशिया का खास बात है या खास विशेषता है। शैली क्या है? संगीत युक्त रंगमंच शैली प्लस व्यंग्य शैली, व्यंग्य शैली का प्रयोग किया जाता है इसमें। विशेषता क्या है? स्त्री पात्रों का मंचन भी पुरुष द्वारा होता है। तो इसमें विशेषता क्या है? इसमें स्त्री का कोई रोल नहीं होता, स्त्री का रोल भी पुरुष ही निभाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है जाट जाति नृत्य। अगला इंपॉर्टेंट क्या है? जाट जाति नृत्य। इसका क्षेत्र क्या है? मिथिला तथा कोशी क्षेत्र, उत्तरी बिहार जो है। अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत किया जाता है। तो ये अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। विषय क्या है? जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शन और सामाजिक मुद्दे आदि। विशेषज्ञता इसकी क्या है? वियोग श्रृंगार पर केंद्रित, ये वियोग श्रृंगार पर केंद्रित होता है। अगला नृत्य डोमकच, क्षेत्र इसका मिथिला क्षेत्र है। पारिवारिक उत्सव से जुड़ा लोक नृत्य है। घर के आंगन में महिलाओं द्वारा रात्रि में प्रस्तुत किया जाता है। विशेषता हास्य परिहास तथा अश्लील प्रसंगों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। श्यामा चकेवा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? विदेशिया, जाट जाटिन और श्यामा चकेवा। ध्यान रखिएगा। डोमकच भी छोड़ सकते हैं। डोमकच में आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि यह विशेषता इसकी हास्य परिहास और अश्लील प्रसंगों का प्रसंग है तथा घर के आंगन में महिलाओं द्वारा रात्रि में किया जाता है। श्यामा चकेवा चलिए देखते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मंचन किया जाता है इसका। शैली क्या है इसकी? प्रश्नोत्तर शैली। ध्यान रखिए श्यामा चकेवा की शैली क्या है? प्रश्नोत्तर शैली। विशेषज्ञता क्या है इसकी? पात्रों का निर्माण मिट्टी द्वारा किंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। झुमारी नृत्य देखते हैं। मिथिलांचल में होता है ये, गुजरात के गरबा नृत्य के समान होता है। झुमारी नृत्य जो होता है, प्रश्न यही बनता है कि गुजरात के गरबा नृत्य के समान कौन सा नृत्य है बिहार का? वह है झुमारी नृत्य। गुजरात के गरबा नृत्य के समान है तो यह अवसर अश्विन से कार्तिक माह तक यह किया जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा अभिनय किया जाता है। झिझिया नृत्य क्या है? वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। महिलाओं द्वारा अभिनीत किया जाता है, अक्सर ग्रीष्म ऋतु में होता है। कीर्तनीय क्या है? भक्तिपूर्ण लोकनाट्य, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। कीर्तन ध्यान रखिए, कीर्तन जो होता है यूपी आदि में भगवान के संबंधित वैसे ही संबंधित है। कीर्तनियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं संबंधित है। भकुली बंका क्या है? सावन से कार्तिक माह तक आयोजन किया जाता है। जट जाटिन के साथ ही प्रदर्शन किया जाता है इसका। बगुली क्या है? आदर्श बहू की मर्यादाओं को वर्णन नृत्य के द्वारा किया जाता है बगुली में, तथा स्त्री पात्रों द्वारा अभिनीत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें स्त्री पात्रों द्वारा अभिनीत किया जाता है। चलिए अब अगला बिंदु देखते हैं। बिहार में कला से संबंधित प्रमुख संस्थान, जैसे कि भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? पटना में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ही डायरेक्ट इसमें बनेगा प्रश्न। भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? वह पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी कहाँ है? वो भी पटना में है। ध्यान रखिएगा, बिहार ललित कला अकादमी कहाँ है? वो भी पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? राजगीर नालंदा में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? राजगीर नालंदा में। बिहार संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? पटना में है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्तीय निगम लिमिटेड पटना में है। मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा में है। अब बिहार के लोक नृत्य देखते हैं। बिहार के कुछ लोक नृत्य देखते हैं। कठफोड़वा नृत्य या कठघोड़वा नृत्य जिसे कहते हैं। बांस तथा लकड़ी की पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कठघोड़वा नृत्य कैसे होता है? बांस तथा लकड़ी की जो पतली डंडियों से बनाए गए घोड़े होते हैं उनके ढांचे के साथ नृत्य किया जाता है। धोबिया नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। धोबी जाति में लोकप्रिय है। शुभ अवसरों पर आयोजन किया जाता है। श्रृंगार गीतों की प्रधानता होती है इसमें। श्रृंगार गीतों की प्रधानता होती है। क्षेत्र इसका क्या है? भोजपुर। क्षेत्र इसका क्या है? भोजपुर। झिझिया नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा पूजा के अवसर पर यह आयोजन किया जाता है। विषय क्या है इसका? राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा होती है इसमें। गांव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। मुंडा एवं उराव आदिवासियों द्वारा फसल की बुआई व कटाई के अवसर पर संपन्न होने पर किया जाता है। मादल बांसुरी एवं तुरही के साथ किया जाता है। क्षेत्र क्या है? मुख्यतः बांका एवं पश्चिमी चंपारण जिला। अगला है कि लौंडा नृत्य जो भी भोजपुर में किया जाता है, भोजपुरी संबंधित लोगों से। अन्य नाम क्या है इसका? भभुआ नृत्य। प्रमुख क्षेत्र भोजपुर है। इसमें लड़कों द्वारा लड़की रूप में नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिए, भोजपुर में ये होता है लौंडा नृत्य। इसमें लड़कियों का यूज किया जाता है, मतलब लड़कियों का प्रकार से आप नृत्य करेंगे। लड़कों जो है और लड़कियों का वस्त्र आदि पहन के लड़कियों की तरह श्रृंगार करके नृत्य करेंगे। झरनी नृत्य क्या होता है? मुहर्रम के समय मुस्लिमों द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, झरनी नृत्य इंपॉर्टेंट है। खोलिड़ी नृत्य क्या है? अतिथियों के मनोरंजन हेतु पेशेवर नर्तकियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। करिया झूमर नृत्य क्या है? महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य। पौड़िया नृत्य क्या है? बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा प्रदर्शन होता है। घाघरा पहनकर पौड़िया नर्तक द्वारा शोहर खिलौना गीत आदि का नृत्य किया जाता है।
अब अगला बिंदु है बिहार का भूगोल। अगला बिंदु क्या है? बिहार का भूगोल। बिहार की भूगर्भिक संरचना देखते हैं। धारवाड़ क्रम, इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। अवस्थिति कहाँ कहाँ है धारवाड़ क्रम में? जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर एवं गया। महत्व क्या है कि शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अभ्रक आदि का निक्षेप है। टर्शियरी चट्टानें की अवस्थिति कहाँ कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वरी पहाड़ी, हिमालय, तराई क्षेत्र आदि। महत्व क्या है? कांगलामेरेट, बालू पत्थर, चूना पत्थर आदि का निक्षेप तथा संभावित तेल भंडार। विंध्य चट्टानें कहाँ है? पहले धारवाड़ क्रम आता है, फिर टर्शियरी चट्टानें, फिर विंध्य चट्टान, फिर कार्टनी चट्टान आता है। तो इसका निचला विंध्य क्रम रोहतास जिला में है, ऊपरी विंध्य रोहतास एवं कैमूर में है। महत्व क्या है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा पाइराइट का निक्षेप। क्वार्टरनी चट्टान कहाँ है? बिहार के मैदानी क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार की भूगर्भिक संरचना जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बिहार की भू आकृतिक संरचना। बिहार की भू आकृतिक संरचना, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार देखते हैं। त्रिवेणी नहर से भीखना ठोरी दर्रे के मध्य है। प्रमुख दर्रे इसके कौन से हैं? भीखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा तथा मरवाड़ दर्रा। ध्यान रखिएगा सोमेश्वर श्रेणी जो है उसका भीखना सोमेश्वर दर्रा, भीखना ठोरी दर्रा तथा मरवाड़ दर्रा। सोमेश्वर श्रेणी जो है वह बिहार की उत्तरतम श्रेणी है। ध्यान रखिएगा सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार की उत्तरतम श्रेणी है, मतलब सबसे उत्तर की ओर कौन सी श्रेणी है बिहार में? सोमेश्वर श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ध्यान रखिएगा फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर है जो पश्चिमी चंपारण में है। प्रश्न नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बिहार के प्रमुख दर्रे सोमेश्वर श्रेणी कौन कौन से? भीखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा तथा मरवाड़ दर्रा। या त्रिवेणी नहर से भीखना ठोरी दर्रा के मध्य भी स्थित है। बिहार की यह सबसे उत्तर की ओर की श्रेणी है। सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर है जो 880 मीटर है, या पश्चिमी चंपारण में है। हरहा घाटी देखते हैं। हरहा घाटी या जरूर मैदान का भाग है। विस्तार इसका सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य है। ध्यान रखिएगा रामनगर दून क्या है? रामनगर दून का विस्तार शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है। अधिकतम ऊंचाई संतपुर के निकट 242 मीटर है। ध्यान रखिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, बिहार के मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10 में। ध्यान रखिएगा बिहार को मुख्यतः 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ कहलाती हैं। तो दक्षिण बिहार में जो बाढ़ आने से जलमग्न भूमियाँ हो जाती हैं उनका नाम अलग अलग है, जैसे कि टाल, जिसका उदाहरण है मोर टाल, बड़हिया टाल, मुकामा टाल, सिंघौर टाल। तो दक्षिण बिहार में जो जलमग्न भूमि हो जाती है बाढ़ से उसे टाल कहते हैं, जैसे कि मोर टाल, बड़हिया टाल, मुकामा टाल, सिंघौर टाल। अलग अलग जगह अलग अलग नाम कहा जाता है। अब बिहार का मैदानी क्षेत्र देख लेते हैं। गंगा नदी द्वारा दोनों भागों में विभाजित कंटूर लाइन द्वारा निर्धारित किया जाता है, उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी मैदान। तो गंगा नदी द्वारा दो भाग विभाजित किया जाता है, उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी मैदान। क्षेत्रफल, उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल चलिए देखते हैं 56,980 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदियाँ क्या है उत्तरी मैदान की? कोशी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, महानंदा। वर्गीकरण क्या है? भाबर या तराई, बांगर, खादर एवं चौर या मंजी से कहते हैं। विस्तार कहाँ कहाँ है? उत्तरी मैदान का विस्तार पूछा जाता है भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवार, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर। ध्यान रखिएगा उत्तर की ओर जितने जिले हैं उन्हीं की बात इसमें की गई है। प्रमुख दोआब देख लेते हैं। महानंदा या कोशी दोआब, कोशी और गंडक दोआब, गंडक और घाघरा दोआब। दक्षिणी मैदान की बात करते हैं 33,670 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। प्रमुख नदियाँ इनकी पुनपुन, किऊल व गंगा है। ध्यान रखिएगा पूछता है कि दक्षिणी मैदान जो है बिहार का उनकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? पुनपुन, किऊल व गंगा है। विस्तार, गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है। प्रमुख पहाड़ियाँ इसकी देख लेते हैं। गया, राजगीर, खड़गपुर, बराकर एवं गिरथक की पहाड़ियाँ। वर्गीकरण का मैदान इसका है भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान एवं अंग का मैदान। दक्षिण की सीमांत पठारी प्रदेश चलिए देखते हैं। दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश विंध्य पर्वत का भाग है। कैमूर का पठार जो है औसत ऊंचाई उसकी 300 मीटर से 450 मीटर है। विस्तार, जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास या बिहार जो है उन तक। अन्य नाम क्या है? रोहतास पठार। तो बिहार में जो पठार है वह कैमूर का पठार है। ध्यान रखिएगा बिहार में जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण भाग बिहार के पठार है वह कैमूर का पहाड़ है। पठार है दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर 450 मीटर है। यह विंध्य पर्वत का भाग है। ध्यान रखिएगा कैमूर का पठार किस पर्वत का भाग है पूछता है तो विंध्य पर्वत का भाग है। इसका विस्तार कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक। जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास जिला बिहार तक। अन्य नाम क्या है? रोहतास का पठार। खड़गपुर की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है। कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। ध्यान रखिएगा कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। विस्तार इसका जमालपुर से जमुई तक है। धारवाड़ क्रम की चट्टान है। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है सिर्फ आपको उतना याद करना, प्रश्न ऐसे ही बनता है। खड़गपुर की पहाड़ी का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार कहाँ? जमालपुर से जमुई तक है। यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। परीक्षा दृष्टि के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है मोकामा के किऊल हरोहर नदी घाट में है। ध्यान देखिए टाल क्या था अभी मैंने आपको बताया था ना, जो बाढ़ से
ग्रसित जो ज़मीन होती हैं उनको टाल कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन सा है? मोकामा के किउल हरुआ नदी घाटी में। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने, जिसे फॉक्सनट कहते हैं, का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बिहार में मखाने का लगभग 90% भाग उगाया जाता है। मखाने को फॉक्सनट भी कहते हैं, तथा बिहार का मिथिला मखाना जो है उसे GI टैग भी मिला है। ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। तो बिहार में भारत का लगभग 90% मखाना जो होता है वह उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? दक्षिणी का सीमांत पठारी प्रदेश। तो दक्षिण का सीमांत जो पठारी प्रदेश है, जो कैमूर की पहाड़ियाँ आदि हैं, वह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है। अब बिहार की मृदाएँ देखते हैं। बिहार की मृदाएँ के प्रकार: उत्तरी बिहार के मैदान मृदाएँ, दक्षिणी पठारी की मृदाएँ तथा दक्षिण बिहार के मैदान की मृदाएँ। इसको हम 3 भागों में वर्गीकृत करके समझ सकते हैं। चलिए पहला वर्गीकरण देखते हैं। उत्तर बिहार की मैदानी मृदाएँ। उप हिमालय पर्वत प्रदा मृदा। तो पहला प्रकार जो है उत्तर बिहार की मैदानी मृदाएँ में उप हिमालय पर्वतपदी मृदा। इसकी अवस्थिति कहाँ है? सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम बिहार है। रंग कैसा होता है? गहरा भूरा या पीला रंग। रंग कैसा होता है? गहरा भूरा या पीला रंग। विशेषता क्या होती है? जैविक पदार्थ की अधिकता। फसलें क्या हैं? धान, मक्का, जौ। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में पर्वतपदी मिट्टी के विस्तार को कहते हैं भावर क्षेत्र। बिहार में अभ्रक मूलक मिट्टी प्राप्त होती है नेवादा जिले में। ध्यान रखिएगा, अभ्रक मूलक मिट्टी नेवादा जिले में प्राप्त होती है। दूसरा है इसका, पहले में उत्तर बिहार के मैदानी मृदा में तराई क्षेत्र की मृदा देखते हैं। चलिए, उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिमी से चंपारण तक। ध्यान रखिएगा, उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक। तराई क्षेत्र की मृदा देखते हैं। रंग इनका क्या होता है? भूरा और हल्का पीला होता है। विशेषताएं क्या होती है? अम्लीयता प्रकृति होती है, फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है तथा जैव पदार्थों की अधिकता होती है। फसलें धान, पटसन, जौ, सरसों, गेहूँ। पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहते हैं, उनकी अवस्थिति देखते हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक। रंग क्या होता है? गाढ़ा भूरा या हल्का काला होता है। विशेषताएं चूना एवं पोटास की अधिकता होती है, फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। प्रमुख फसलें क्या होती है पुरानी जलोढ़ मृदा की? गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ, जूट। तो रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ, जूट बोया जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहते हैं, उसकी अवस्थिति क्या है? कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग तक। रंग क्या होता है? गहरा भूरा और काला। विशेषताएं क्या होती है? चीका या क्ले की अधिकता होती है, नमी धारण करने की क्षमता होती है अधिक, उर्वरता अधिक होती है। प्रमुख फसलें धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का, दलहन। ध्यान रखिएगा, अभी हम उप हिमालय पर्वतपदी मृदा की ही बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब जो पार्ट पढ़ रहे हैं उप हिमालय पर्वतपदी मृदा के ही भाग हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सी मृदा थी कि पहले पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर पढ़े, फिर नवीन जलोढ़ मृदा खादर पढ़े। उसके बाद क्या है? बल सुंदरी मृदा। इसकी अवस्थिति कहाँ है? बागर की दक्षिणी दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण जिले में। रंग क्या होता है? गहरा भूरा व सफ़ेद। विशेषताएं चूने की अधिकता होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है, कम उर्वर होती है। प्रमुख फसलें देख लेते हैं। धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची और केला। अब आ गया है दूसरा भाग हमारा, दक्षिण बिहार की मैदानी मृदा। हमने 3 भागों में इसको पढ़ने की बात की थी ना। अब क्या है? दक्षिण भाग के मैदानी मृदा। ये पार्ट था, हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है पार्ट कगारी मृदा। इसमें फर्स्ट भाग क्या है? कगारी मृदा। इसकी अवस्थिति गंगा के दक्षिणी एवं सोन, किउलू, फल्गु नदियों किनारे है। रंग भूरा है। विशेषताएं क्या होती है? चूने की अधिकता होती है। तो कगारी मृदा की विशेषता क्या होती है? चूने की अधिकता होती है। प्रमुख फसलें क्या है? सरसों, जौ, दाल, मक्का में विभिन्न सब्जी है। टार मृदा देखते हैं अब क्या है। इसकी अवस्थिति बक्सर, मुंगेर, पटना और भागलपुर जिले। रंग क्या होता है? धूसर रंग। विशेषता क्या होती है? जलमग्न क्षेत्र, दोमट एवं चीका मृदा की प्रधानता, मोटे कड़वाली मृदा। प्रमुख फसलें रबी फसल एवं दलहन। अगला है करैल केवादा मृदा। अगला क्या है? करैल केवादा जिला। करैल केवादा मृदा। इसकी अवस्थिति बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर और औरंगाबाद जिला। रंग क्या है? पीला व गहरा भूरा। विशेषताएं क्या है? शिष्ट बालू क्ले की मिश्रण। करैल मृदा क्षारी, केवाला मृदा अम्लीय और क्षारी दोनों होती है। जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है और जो उर्वर होती है। प्रमुख फसलें गेहूँ, धान, बाजरा, अरहर। बलथर मृदा क्या है? अवस्थिति गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य का भाग होती है। रंग पीलापन लिए हुए लाल रंग। विशेषता अम्लीय प्रवृत्ति, कम उर्वरता। प्रमुख फसलें आलू, ज्वार, बाजरा और अरहर। अब परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। बिहार में पिडमोंट स्वयं मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में पाई जाने वाली मृदा है नवीन जलोढ़ मृदा। अब देखते हैं दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा। लाल बलुई मृदा इसका पहला भाग है। अवस्थिति कहाँ है? रोहतास और कैमूर। रोहतास, कैमूर लाल बलुई मृदा या दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा है।
रंग क्या है? लाल और पीला। विशेषताएं बालू की अधिकता, ह्यूमस की मात्रा और कर्म उर्वर होती हैं। प्रमुख फसलें बाजरा, ज्वार तथा मक्का। लाल व पीली मृदा के बारे में देखते हैं। इसकी अवस्थिति दक्षिण पूर्वी बिहार, बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर एवं औरंगाबाद का पठारी क्षेत्र। रंग क्या होता है? लाल होता है। विशेषता क्या होती है? लौह तत्व की अधिकता और कम उर्वर होती हैं। प्रमुख फसलें दलहन और मोटे अनाज होते हैं। चलिए देखते हैं परीक्षा दृष्टि। चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं। बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की कृषि होती है। उत्तरी पूर्वी बिहार में, ध्यान रखिएगा, अधिक वर्षा के कारण उत्तरी पूर्वी बिहार में जूट की अधिक स्तर पर कृषि होती है। बिहार के लगभग 90% क्षेत्र पर विस्तृत मृदा है जलोढ़ मृदा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा बिहार में पाई जाती है। धान तथा जूट हेतु उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? खादर मृदा होती है। धान तथा जूट हेतु खादर मृदा उपयुक्त होती है। तथा बिहार को दाल का कटोरा कहलाता है मुकामा टाल। ध्यान रखिएगा, मुकामा टाल बिहार के दाल का कटोरा कहलाता है। प्रमुख तथ्य देखते हैं। प्रमुख तथ्य, पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था? तो जब झारखंड से बिहार अलग हुआ था तो 45.85 पुराने बिहार की ज़मीन लेके झारखंड को बनाया गया था। तो वर्तमान जो पहले बिहार था, अब वर्तमान का वो कितना है? 100% में 45.85 को घटा दीजिए तो लगभग 55, लगभग 54.15 होगा। हाँ, 54.15। भीम बांध व वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बताइए, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर जिले में। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मृदा या दोमट मृदा से। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से। ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 1-2 दिन में हम इसको अपलोड कर देंगे। तो इसको 4-5 पार्ट में हम खत्म कर देंगे। आप इसको वीडियो को देखते रहिएगा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अब अगर आप हमारे किसी भी सेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उससे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सारी सेशन की PDF मिल सकें। चलिए फिर इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।